क्या ये बात थोड़ी हैरान करने वाली नहीं है कि इंसान जो भी नई जानकारी पढ़ता या सुनता है, उसका लगभग 90% हिस्सा हमारा दिमाग महज कुछ ही दिनों में पूरी तरह से डिलीट कर देता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि किसी भारी भरकम किताब को पढ़ लेना या कोई लंबा लेक्चर सुन लेना ही मतलब सीखना है। लेकिन असलियत में बिना किसी सही ढांचे के वो सारी जानकारी दिमाग से ऐसे उड़ जाती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। सही कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा में या इस डीप डाइव में हमारा मुख्य मिशन इसी उलझन को सुलझाना है। हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इंसान का दिमाग असल में जानकारी को कैसे सीखता है, कैसे उसे लंबे समय के लिए व्यवस्थित करता है और कैसे उस ज्ञान को पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो हमारे पास जानकारी की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर तरफ डेटा ही डेटा है। हाँ, तो समस्या ये नहीं है कि जानकारी कहाँ से लाएं, बल्कि समस्या ये है कि उस जानकारी के बोझ तले दबने से कैसे बचें और उसे असली ज्ञान में कैसे बदलें। और ज्ञान को सहेजने और उसे एक आकार देने की ये जो जद्दोजहद है, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे पास दो बहुत ही अलग लेकिन बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। एक तरफ हमारे पास ए घटाना द्वारा विकसित लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्को नाम का एक बहुत ही आधुनिक AI संचालित लर्निंग सिस्टम है। ये सिस्टम बताता है कि आज की तकनीक का इस्तेमाल करके हम कैसे बेहतर सीख सकते हैं। और दूसरी तरफ, और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, हमारे पास द आर्किटेक्चर ऑफ मिथ फाउंडेशंस एंड फंक्शंस नाम का एक अकादमिक अंश है, जो हमें अतीत में ले जाता है। हाँ, एकदम सुगोर अतीत में। ये मानव इतिहास की सबसे पुरानी और शक्तिशाली ज्ञान संरचनाओं में से एक, मतलब पौराणिक कथाओं या मिथकों की बात करता है। तो आज हम AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेकर प्राचीन मिथकों तक का पूरा सफर तय करेंगे। ये दोनों स्रोत पहली नजर में तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशाओं में जाते हुए लग सकते हैं। मतलब एक भविष्य की तकनीक पर आधारित है और दूसरा हमारे अतीत पर। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम इनका गहराई से विश्लेषण करें तो दोनों एक ही बुनियादी मानवीय जरूरत को संबोधित कर रहे हैं। और वो जरूरत क्या है? वो ये कि हम इस इतनी जटिल दुनिया को कैसे समझते हैं और उस समझ को एक ठोस ढांचे में कैसे ढालते हैं। जो भी व्यक्ति किसी जटिल विषय को तेजी से और गहराई से समझना चाहता है, चाहे वो कोई नई AI तकनीक हो या सदियों पुरानी मान्यताएं, उनके लिए इन दोनों का संगम बहुत सारे नए नजरिए पेश करेगा। तो चलिए फिर सबसे पहले उस आधुनिक ढांचे से ही शुरुआत करते हैं। ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर इनिशिएटिव। मैंने जब इसे पढ़ा तो लगा कि ये कोई पारंपरिक पढ़ाई का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत में से एक पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर कहा गया है। मतलब ये एक लूप या चक्र पर आधारित प्रणाली है जहां हर स्तर की सीख का तुरंत टेस्ट लिया जाता है। हाँ, वो जो लूप है ना। हाँ, वो कोर लर्निंग लूप, जिसे चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वो 4 अहम हिस्सों में बटा है। पहला है सीखना यानी लर्न, दूसरा है परीक्षण करना यानी टेस्ट, तीसरा है उसे मजबूत करना यानी स्ट्रेंथन, और अंत में प्रगति करना यानी प्रोग्रेस। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यही लूप है। अक्सर होता क्या है कि पढ़ाई के दौरान हम सीखने और पढ़ने को एक ही प्रक्रिया मान लेते हैं। मतलब कोई इंसान एक डॉक्यूमेंट्री देख लेता है या कोई लंबा लेख पढ़ लेता है और उसे लगता है कि चलो काम हो गया, मैंने सीख लिया। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन खटाना का ये जो मॉडल है, ये इस बात पे बहुत जोर देता है कि जब तक उस ताज़ा जानकारी का तुरंत मूल्यांकन या परीक्षण नहीं होता, वो दिमाग में जड़ें नहीं जमाती। और ये बात मानव मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उससे बहुत गहराई से जुड़ी है। तो इसी मॉडल के लेवल 1, जिसे फाउंडेशन कहा गया है, उसे ही देखते हैं। इसमें किसी भी विषय की बुनियादी समझ बनाने के लिए नोटबुक LM के सारांश, माइंड मैप, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि नोटबुक LM एक तरह का आधुनिक AI असिस्टेंट है, जो किसी भी बड़े दस्तावेज को पढ़कर उसे आसान भाषा में मतलब समझा सकता है। तो लेवल 1 में इन टूल्स से जानकारी ली जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद टेस्ट एंड स्कोर का चरण आ जाता है, जहां छोटे क्विज और फ्लैश कार्ड्स के जरिए याद करने की क्षमता का टेस्ट होता है। मतलब
ये तो घर बनाने जैसा है ना। आप नींव का परीक्षण किए बिना सीधा छत नहीं डाल सकते। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ जो बात समझने वाली है वो निष्क्रिय बनाम सक्रिय सीखने के बीच का अंतर है। पैसिव बनाम एक्टिव। हाँ, पुराना तरीका जहाँ हम सिर्फ पढ़ते थे वो पूरी तरह से निष्क्रिय या पैसिव था। इंसान का दिमाग जानकारी सोखता तो है, लेकिन अगर उस जानकारी को तुरंत वापस बाहर निकालने की कोशिश ना की जाए, मतलब उसका परीक्षण न किया जाए, बिल्कुल, तो वो बहुत जल्दी भूलने की प्रक्रिया में चली जाती है। जब तुरंत टेस्ट लिया जाता है तो दिमाग के न्यूरॉन सक्रिय होते हैं और दिमाग को ये संकेत मिलता है कि अरे ये जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे बचाकर रखना है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। क्या इसका मतलब ये है कि आराम से, मतलब सोफे पर बैठकर किताबें पढ़ने का जो हमारा क्लासिक तरीका था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है? नहीं। मान लीजिए किसी को सिर्फ अपने शौक के लिए इतिहास पढ़ना है या कोई नई हॉबी सीखनी है, तो क्या उसे भी हर पेज के बाद क्विज देने होंगे? बिना टेस्ट के हम कुछ याद नहीं रख सकते क्या? ये तो बहुत ही थका देने वाला और रोबोटिक लगता है। मैं समझती हूँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जी। बात ये नहीं है कि किताब पढ़ना बेकार हो गया है। बात यह है कि उस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य? हाँ, अगर आपका उद्देश्य केवल मनोरंजन है तो निष्क्रिय होकर पढ़ना बिल्कुल ठीक है। लेकिन कटाना का ये मॉडल महारत या मास्टरी हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो ये सीरियस लर्नर्स के लिए है? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी बहुत ही जटिल विषय को गहराई से समझना चाहता है और उसे अपने पेशे या काम में इस्तेमाल करना चाहता है, तब बिना सक्रिय परीक्षण के वो ज्ञान बस एक भ्रम बनकर रह जाता है। भ्रम बनकर रह जाता है। हाँ, टेस्ट देना थोड़ा थकाऊ लग सकता है, लेकिन यही वो जैविक प्रक्रिया है जो ज्ञान को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्का करती है। अच्छा, ये स्पष्टीकरण काफी मददगार है। तो जब कोई व्यक्ति लेवल 1 में अपनी बुनियादी समझ को मजबूत कर लेता है, तब वो लेवल 2 पर पहुंचता है। स्रोत इसे एक्टिव लर्निंग का स्तर कहता है। सही कहा। यहाँ केवल बुनियादी बातें याद नहीं रखी जा रही हैं, बल्कि विचारों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी जिक्र है। हाँ, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। यानी एआई को सही निर्देश देकर उससे सटीक जानकारी निकलवाना। इसके अलावा इसमें इंटरैक्टिव चैट और ब्रीफिंग दस्तावेजों का भी इस्तेमाल होता है। और फिर इस नए ज्ञान को मध्यम स्तर के क्विज के जरिए परखा जाता है, जिसका पूरा फोकस एप्लीकेशन पर होता है। बिल्कुल। लेवल 2 का मुख्य उद्देश्य यही जांचना है कि क्या जो जानकारी सीखी गई है उसे असल दुनिया की स्थितियों में लागू किया जा सकता है या नहीं। खैर, इसके बाद लेवल 3 आता है, जो इस पूरे सिस्टम का हम कह सकते हैं कि चरम है, मास्टरी का स्तर। मास्टरी? हाँ, इस स्तर पर जानकारी केवल याद नहीं रखी जाती या सिर्फ लागू नहीं की जाती, बल्कि उस पूरे ज्ञान को एक व्यवस्थित ढांचे में ढाला जाता है। खटाना के मॉडल के अनुसार इसमें ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स और वर्णनात्मक सवाल जवाब शामिल होते हैं। स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट मतलब ज्ञान को एक लिखित और सुव्यवस्थित आकार देना। जी हाँ, और इसके बाद इसका परीक्षण बहुत ही कठिन सवालों और उच्च मात्रा वाले फ्लैश कार्ड्स के जरिए होता है। बाप रे, ये तो काफी इंटेंस है ना? इसका मकसद ये खोजना है कि ज्ञान के उस ढांचे में कहाँ दरारें रह गई हैं, ताकि उन कमजोरियों को दूर किया जा सके। ये परफॉर्मेंस का सबसे उच्च स्तर है, जहां बिखरी हुई सूचनाएं एक पूर्ण और स्पष्ट विचारधारा में बदल जाती हैं। तो इन सब का असल मतलब क्या है? जब मैं इस पूरे सिस्टम को लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक देखता हूं, तो ये बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित लगता है। क्योंकि आज हमारे पास इसे लागू करने के लिए एआई है, डिजिटल फ्लैश कार्ड्स हैं, नोटबुक एलएम जैसे टूल हैं, लेकिन इंसान के दिमाग की जानकारी को स्ट्रक्चर करने की ये जरूरत तो बहुत पुरानी है ना? बहुत पुरानी, बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि जब हमारे पास ये सब डिजिटल तकनीक नहीं थी, मतलब हजारों साल पहले, तब प्राचीन काल में इंसानों ने दुनिया के इस अथाह डेटा को कैसे प्रोसेस किया होगा? तब उन्होंने अपनी लेवल 3 मास्टरी को कैसे स्ट्रक्चर किया होगा? और यही वो बिंदु है जहां हमारी आज की चर्चा का जो दूसरा स्रोत है
वो तस्वीर में आता है। द आर्किटेक्चर ऑफ मिथ। जी, प्राचीन काल में इंसानों को भी मौसम, जन्म, मृत्यु, ब्रह्मांड और समाज के नियमों जैसी बहुत ही जटिल जानकारियों को समझना और व्यवस्थित करना था। उनके पास एआई नहीं था। हाँ, तब तो बस वो खुद थे और प्रकृति थी। बिल्कुल। तो उस समय दुनिया के काम करने के तरीके और जीवन के गहरे अर्थों को समझने के लिए इंसानों ने ज्ञान का जो व्यवस्थित ढांचा या जो स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट तैयार की थी, उसे ही हम आज पौराणिक कथाएं या मिथक कहते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जिसे हम आज मतलब सिर्फ पुरानी कहानियां मान लेते हैं, वो दरअसल प्राचीन मानव समाज का ज्ञान को सहेजने और उसे एक स्ट्रक्चर देने का सबसे उन्नत तरीका था? बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। द आर्किटेक्चर ऑफ मिथ स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि मिथ कोई मनगढ़ंत कहानी या फिक्शन नहीं है। अकादमिक दृष्टि से अगर देखें तो मिथ एक पारंपरिक कथा है जो किसी समुदाय की वास्तविकता को परिभाषित करती है। यह उनका मेटाफिजिकल वर्ल्ड व्यू है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड व्यू। हाँ, इसका मतलब है दुनिया, ब्रह्मांड और उसमें इंसान की जगह को देखने का एक संपूर्ण नजरिया। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक ढांचा है जिस पर पूरा का पूरा समाज टिका होता है। यहाँ स्रोत में एक और बुनियादी अंतर स्पष्ट किया गया है, माइथोलॉजी और मिथक के बीच का अंतर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। माइथोलॉजी दरअसल इन कथाओं का अकेडमिक अध्ययन है जो विद्वान करते हैं, लेकिन मिथक वह वास्तविक कथा है जिसे लोग जीते हैं, जिस पर वे गहरा विश्वास करते हैं। सही कहा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मिथक किसी समाज के लिए महज मनोरंजन नहीं होते, वे उनका सत्य होते हैं। अगर मैं इसे हमारे पहले स्रोत वाले आधुनिक एआई के उदाहरण से जोड़ूं, तो क्या ये कहना सही होगा कि मिथक उस समय के एक्सप्लेनर वीडियो या ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट थे? हाँ, जो आम लोगों को यह समझाते थे कि ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। मिथक वास्तव में प्राचीन काल के एक्सप्लेनर वीडियो ही थे। इसे और गहराई से समझने के लिए स्रोत में एक्सटर्नलिस्ट थ्योरी का जिक्र किया गया है। एक्सटर्नलिस्ट थ्योरी? जी, ये जो सिद्धांत है ये मानते हैं कि मिथकों का निर्माण बाहरी दुनिया की व्याख्या करने के लिए हुआ था। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इटियोलॉजिकल मिथक है, जो किसी चीज की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। क्या हम इसका कोई स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं ताकि ये बात और अच्छी तरह मतलब समझ आए? बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना कीजिए, प्राचीन काल में जब शुरुआती इंसानों ने पहली बार किसी भयंकर ज्वालामुखी को फटते हुए देखा होगा या आसमान से बिजली कड़कते हुए देखी होगी, उनके पास उस समय भूविज्ञान या मौसम विज्ञान तो नहीं था जो उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स या बादलों के घर्षण के बारे में बता सके। हाँ, वो अनुभव तो उनके लिए बेहद मतलब डरावना और समझ से परे रहा होगा। बिल्कुल। तो उस अराजक और डरावने अनुभव को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए उन्होंने देवताओं की कहानियां गढ़ी, जैसे कि कोई देवता क्रोधित होकर आग उगल रहा है या आसमान से हथौड़ा मार रहा है। अच्छा, ये उनका तरीका था दुनिया के अज्ञात डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट में बदलने का, ताकि वे उस घटना का एक अर्थ निकाल सकें। इससे तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। ये डर को कम करने और मतलब अज्ञात को ज्ञात में बदलने का एक बहुत ही प्रभावी टूल था। हाँ, और बात सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं को समझने तक ही सीमित नहीं थी। एक्सटर्नलिस्ट थ्योरी ये भी स्पष्ट करती है कि मिथक एक सामाजिक चार्टर के रूप में काम करते थे। सामाजिक चार्टर, इसका असल जीवन में क्या मतलब है? इसका मतलब है समाज के नियमों, विवाह की परंपराओं या कानूनों को मान्यता देना। देखिए, अगर कोई साधारण इंसान नियम बनाता है तो समाज के दूसरे लोग उस पर सवाल उठा सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है। में पेश किया जाए तो समाज उसे आसानी से और बिना सवाल किए मान लेता है। ये ज्ञान को समाज में लागू करने का एक तरीका था। अरे, ये तो बिल्कुल खटाना के सिस्टम के लेवल 2 एप्लीकेशन की तरह ही काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। ये बाहरी दुनिया और समाज को नियंत्रित करने वाली बातों समझ में आती है, लेकिन स्रोत में एक और सिद्धांत का भी जिक्र है जिसे इंटरनलिस्ट थ्योरी कहा गया है। ये क्या कहती है? इंटरनलिस्ट थ्योरी का नजरिया बिल्कुल अलग है। इसका मानना है कि मिथकों की उत्पत्ति बाहरी दुनिया को समझाने के लिए नहीं, अच्छा,
बल्कि हमारे इंसान के दिमाग के अंदर से, हमारे मनोविज्ञान से होती है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के काम का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि मानव मनोविज्ञान में एक सामूहिक अचेतन या कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है। सामूहिक अचेतन। हाँ, इसका मतलब ये है कि दुनिया भर की सभी संस्कृतियों के इंसानों के दिमाग में कुछ मूल ढांचे या आर्किटाइप्स जन्म से ही मौजूद होते हैं। यहाँ मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। मतलब ये सामूहिक अचेतन वाला हिस्सा मुझे थोड़ा रहस्यमयी लग रहा है। रहस्यमयी? हाँ। क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि दुनिया के हर इंसान के दिमाग में पहले से कहानियां फीड है? कहानियां फीड नहीं होती, बल्कि कहानियों के ढांचे फीड होते हैं। ढांचे? हाँ। यही कारण है कि आप दुनिया के किसी भी कोने की पौराणिक कथा उठा लें, हाँ। चाहे वो प्राचीन ग्रीस हो, भारत हो या कोई दूर दराज का कबीला, हाँ। आपको उन सभी में एक हीरो का संघर्ष, एक बुद्धिमान गुरु का मार्गदर्शन या फिर एक महाप्रलय या बाढ़ की कहानी मिल ही जाएगी। इंसान का दिमाग इन विशिष्ट ढांचों में ही सोचता है। लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ एक्सटर्नलिस्ट थ्योरी कह रही है कि मिथक हमारी बाहरी दुनिया यानी समाज और प्रकृति के नियमों को समझाने के लिए बने थे। हाँ। और दूसरी तरफ इंटरनलिस्ट थ्योरी कह रही है कि वो हमारे दिमाग के अंदर छिपे सामूहिक अचेतन का परिणाम है। अगर वे पूरी तरह से हमारे अंदर की मनोवैज्ञानिक उपज हैं, तो वे बाहरी दुनिया के सामाजिक कानूनों को इतनी अच्छी तरह कैसे लागू कर पाते हैं? क्या ये दोनों थ्योरी एक दूसरे का खंडन नहीं करती? ये सवाल बहुत ही अहम है, लेकिन सच ये है कि ये दोनों थ्योरी एक दूसरे का खंडन नहीं करती, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। वो कैसे? इंसान का दिमाग जिस तरह से अंदर काम करता है, वो उसी तरह से बाहर की दुनिया को आकार देने की कोशिश करता है, और इसे जोड़ने वाली कड़ी है मिथक का शैक्षणिक कार्य, या जिसे स्रोत में पेडागोजिकल फंक्शन कहा गया है। शैक्षणिक कार्य? इसका मतलब मिथक एक तरह के पाठ्यक्रम या गुरु का काम भी करते थे? ठीक, यही बात है। देखिए, इंसान का जीवन कोई सीधी रेखा तो है नहीं। इसमें जन्म, बचपन से युवावस्था में कदम रखना, विवाह, बुढ़ापा और मृत्यु जैसे कई बड़े बदलाव आते हैं। बिल्कुल। ये बदलाव मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भारी होते हैं। मिथक इन जीवन के बदलावों और संस्कारों के दौरान, जिन्हें राइट्स ऑफ पैसेज कहते हैं, एक पेडागोजिकल गाइड के रूप में काम करते हैं। वे व्यक्ति के आंतरिक मनोविज्ञान की उथल-पुथल को बाहरी समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल बनाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। एक युवा जब समाज का जिम्मेदार नागरिक बनता है, तो मिथक उसे बताते हैं कि एक हीरो की तरह चुनौतियों का सामना कैसे करना है। ये भी तो एक प्रकार का लर्निंग लूप ही है ना? अरे हाँ। समाज का सामूहिक अनुभव अगली पीढ़ी को कहानियों के ढांचे में दिया जाता है। वे उसे जीते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और फिर अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये सब सुनकर बचपन की वो तमाम कहानियां याद आ जाती हैं जो हमें सिखाई जाती थीं। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या पंचतंत्र की कहानियां या खरगोश और कठुए जैसी कहानियां भी मिथक की श्रेणी में आती हैं? नहीं, क्योंकि वे भी तो हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं ना? स्रोत इस अंतर को बहुत ही स्पष्ट तरीके से रेखांकित करता है। मिथक और लोक कथाओं या दंत कथाओं में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क है? दंत कथाएं, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी, मुख्य रूप से मनोरंजन या किसी एक बहुत ही साधारण नैतिक शिक्षा के लिए होती हैं। उनमें जो चरित्र होते हैं वे बहुत सपाट होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स। हाँ, लेकिन मिथकों में एक विशेष प्रकार की गंभीरता होती है, जिसे स्रोत में सीरियसनेस कहा गया है। इस गंभीरता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? गंभीरता का मतलब है कि मिथक जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड के निर्माण और अस्तित्व के सबसे बड़े और मुश्किल सवालों से टकराते हैं। इसके अलावा मिथकों का जुड़ाव अक्सर वास्तविक भूगोल से होता है, मतलब किसी असली जगह से। हाँ, वे बताएंगे कि कोई विशेष पहाड़ कैसे बना या कोई नदी क्यों पवित्र है। और सबसे अहम बात, लोक कथाओं की तरह मिथकों में हमेशा हैप्पी एंडिंग की कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा,
क्योंकि वो असल जिंदगी के करीब है। बिल्कुल, क्योंकि वे वास्तविक जीवन का मेटाफिजिकल रूप है और असल जिंदगी में भी हमेशा अंत सुखद नहीं होता। तो मिथक वास्तविकता का एक जटिल ढांचा है, महज दिल बहलाने की कोई फैंटेसी नहीं। ये सब सुनकर अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटने की कोशिश की जाए तो ये स्पष्ट होता है कि जानकारी से ज्ञान तक और ज्ञान से मास्टरी तक का सफर कितना लंबा और व्यवस्थित है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी सीखने की उस आधुनिक चुनौती से, जहां जानकारी हर तरफ से हम पर मतलब बरस रही है। उसे सहेजने के लिए हमने ए खटाना का पेड लर्निंग स्ट्रक्चर देखा, जहां सीखना, परीक्षण करना, उसे मजबूत करना और प्रगति करना एक निरंतर चलने वाला लूप है। इस लूप में बुनियादी समझ से लेकर उसे वास्तविक दुनिया में लागू करने और फिर एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट के जरिए महारत हासिल करने तक का विज्ञान छिपा है। और फिर हमने ये भी जाना कि ज्ञान को एक व्यवस्थित ढांचे में ढालने की ये इंसानी फितरत कोई आधुनिक देन नहीं है। बिल्कुल नहीं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने भी जटिलताओं को समझने, जीवन को दिशा देने और दुनिया को अर्थपूर्ण बनाने के लिए ठीक यही काम किया था। उन्होंने दुनिया की सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स बनाई, जिन्हें हम मिथक कहते हैं। दोनों ही पहलुओं में मतलब एक बात बिल्कुल समान है, असली समझ और महारत कभी भी आसानी से या रातों रात नहीं मिलती। सही कहा। केवल जानकारी को अपने पास रख लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ये लगातार मजबूत होते लर्निंग लूप्स, बार बार खुद का परीक्षण करने और जीवन के व्यवस्थित अनुभवों से धीरे धीरे उभर कर आती है। ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो किसी भी फील्ड में कुछ नया और जटिल सीखना चाहते हैं। जानकारी का उपलब्ध होना एक बात है, और उस जानकारी को अपने जीवन और विचारों का हिस्सा बनाना बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल। और अगर इस पूरी यात्रा को भविष्य के चश्मे से देखा जाए तो एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल खड़ा होता है। प्राचीन काल में इंसानों ने दुनिया और उसके रहस्यों को समझने के लिए मिथकों का ढांचा बनाया था, क्योंकि वही उस समय की सबसे उन्नत तकनीक थी। हाँ। आज हम एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए विशाल मात्रा में ज्ञान को प्रोसेस कर रहे हैं, उसे एक नए तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब एआई की गणना करने की क्षमता और इंसान के सीखने की क्षमता पूरी तरह से एक हो जाएगी तो क्या होगा? तो भविष्य में ज्ञान का रूप कैसा होगा? क्या ये संभव नहीं है कि आज के हमारे जो वैज्ञानिक और तकनीकी तथ्य हैं, जिन्हें हम अपना परम सत्य मान रहे हैं, वे आने वाली सदियों की पीढ़ियों के लिए नई पौराणिक कथाएं बन जाएं? अरे बाप रे, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस तरह आज हम प्राचीन मिथकों को उनके समय के मेटाफिजिकल वर्ल्ड व्यू के रूप में देखते हैं, संभव है कि भविष्य के इंसान हमारे आज के एआई मॉडल्स, हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स को हमारी सदी का पौराणिक ढांचा माने। बिल्कुल संभव है। ज्ञान को व्यवस्थित करने की ये इंसानी जरूरत हमेशा बनी रहेगी, सिर्फ मतलब उसे सहेजने के तरीके बदलते रहेंगे। उम्मीद है कि आज की इस गहन चर्चा के बाद हम सभी अपने आसपास मौजूद जानकारी को महज इकट्ठा करने के बजाय उसे सक्रिय रूप से परखना और एक अर्थपूर्ण ढांचे में ढालना जरूर शुरू करेंगे। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और हाँ, अपने ज्ञान का परीक्षण करना कभी मत भूलिए।